संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद से मिलकर बनती है। हमारे संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत नाम मात्र की और वास्तविक दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष हैं, राज्य के अध्यक्ष हैं। संपूर्ण शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता एवं मंत्रणा देने के लिए मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री हैं, जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद का विशेष महत्व है, इसलिए राष्ट्रपति ऐसे निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं जिसमें संपूर्ण देश के प्रतिनिधित्व का समावेश होता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति पद के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार वो ही व्यक्ति बन सकता है जो कि इन योग्यताओं को पूरी करता हो। राष्ट्रपति पद के लिए निम्न योग्यताएं हैं। पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी, लोकसभा के लिए सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, अर्थात उसका नाम किसी संसदीय निर्वाचक मंडल में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। भारत सरकार या राज्य सरकार या इन दोनों सरकारों में से किसी से नियंत्रित किसी स्थानीय या अन्य अधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद ग्रहण ना किया हो। अनुच्छेद 58 के भाग 2 के अनुसार भारत संघ के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल अथवा संघ राज्य के मंत्रियों के पदों को लाभ का पद ना मानते हुए उन्हें राष्ट्रपति के निर्वाचन में उम्मीदवार के लिए योग्य माना गया है। किसी उम्मीदवार के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने पर उस पद के अतिरिक्त अन्य पद को रिक्त करना होगा। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। यदि इन विधानमंडलों का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाए तो जिस स्थिति से वह राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा उस स्थिति से उसे सदन में उसकी सदस्यता का अंत हो जाएगा। 4 मार्च 1974 को संसद ने राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी विधेयक पारित किया। इसके अनुसार जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा उसे 2,500 रुपये की जमानत दाखिल करनी होगी। वर्तमान में ये राशि 15,000 रुपये है। राष्ट्रपति का कार्यकाल। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। वह अपने पद पर अपना कार्यकाल समाप्त होने पर उस समय तक बना रहेगा जब तक कि उसका नवीन उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर ले। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा महाभियोग द्वारा पदच्युति के कारण राष्ट्रपति का पद इस अवधि के लिए रिक्त हो जाए तो इस स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव पुनः 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की तिथि में किसी भी दशा में इसे 6 माह से पूर्व भरा जाना चाहिए। महाअभियोग। राष्ट्रपति पद बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। हमारे संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाता है अथवा संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध आचरण किया जाता है तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाकर उसे कार्यमुक्त किया जा सकता है। महाअभियोग की प्रक्रिया
संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। अभियोग लगाने के लिए महाभियोग लगाने वाले सदन की संपूर्ण संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। इस प्रकार का प्रस्तावित करने से पूर्व 14 दिन की स्पष्ट सूचना देना आवश्यक है। महाभियोग के प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। जब एक सदन प्रस्ताव पारित कर देगा तो उसे दूसरे सदन में भेजा जाएगा। यह सदन महाभियोग के कारणों की जांच करेगा और इस स्तर पर राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह स्वयं उपस्थित होकर अपनी स्थिति को स्पष्ट करे तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करे। यदि सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन। संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं। यह व्यवस्था संसदात्मक प्रणाली के अनुरूप है क्योंकि राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे तथा राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के सदस्यों के साथ साथ राज्यों के विधानमंडल के सदस्यों को सम्मिलित इसलिए किया गया जिससे राष्ट्रपति संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व कर सके, क्योंकि हमारे संविधान निर्माता संघ के सर्वोच्च पद को वास्तव में राष्ट्रीय पद का रूप देना चाहते थे। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर किया जाता है। इस पद्धति के अनुसार चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना जरूरी होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में न्यूनतम कोटा निश्चित करने का सूत्र निम्न है। न्यूनतम कोटा करने का सूत्र इस प्रकार है: दिए गए मतों की संख्या +1 बटा निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों की संख्या +1। न्यूनतम कोटे की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि मतदाताओं के स्पष्ट बहुमत का समर्थन प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही राष्ट्रपति पद प्राप्त कर सके। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विशेष बात यह है कि निर्वाचन मंडल के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य समान नहीं होता। प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य 2 सिद्धांतों के आधार पर निश्चित किया जाता है। प्रथम, राज्यों की विधानसभा के सदस्यों अधिक जनसंख्या का और कुछ राज्यों की विधानसभा के सदस्य बहुत कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य उस अनुपात से निश्चित किया जाता है जितनी जनसंख्या का वह प्रतिनिधित्व करता है। द्वितीय सिद्धांत यह अपनाया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र तथा राज्यों को बराबर हिस्सा होना चाहिए। इसलिए सभी राज्यों और संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों के जितने मत हों उतने ही मत संसद सदस्यों द्वारा दिए जाने चाहिए। इसका सूत्र, मत के मूल्य निकालने का सूत्र निम्न प्रकार है। राज्यों की विधानसभा के सदस्य का मत का मूल्य निकालने का सूत्र है: राज्य या संघीय क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा या संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की संख्या प्लस 1000। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के मत का मूल्य निकालने का सूत्र निम्न प्रकार है: समस्त राज्यों
और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्या का कुल योग बटा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। इस प्रकार निर्धारित मतों के मूल्य के आधार पर दिए गए मतों की गणना की जाती है और यदि प्रथम वरीयता के मतों की गणना में प्रत्याशी को निर्वाचित होने के लिए आवश्यक 50% से अधिक मत प्राप्त नहीं होते, तब द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की जाती है, जिसमें प्रथम वरीयता में सबसे कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी के मतों का हस्तांतरण किया जाता है। यदि द्वितीय गणना में किसी को निश्चित कोटा प्राप्त नहीं होता तो तीसरी और फिर चौथी गणना चलती है। इस प्रकार गणना का क्रम तब तक चलता रहता है जब तक किसी एक प्रत्याशी को निश्चित कोटा प्राप्त नहीं हो जाता, और यदि अंत में 2 प्रत्याशी रह जाएं और दोनों को भी निश्चित कोटा प्राप्त ना हो तो सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार हमारे संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए यह पद्धति अपनाई गई है। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए हमारे यहाँ निर्वाचन पद्धति को अप्रत्यक्ष रखा गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन को अप्रत्यक्ष रखने के पीछे निम्न कारण हैं। पहला कारण है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जटिल और व्ययकारी है। हमारे यहाँ यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष किया जाए और तो वयस्क मताधिकार के आधार पर होता तो लगभग इतने 25-30 करोड़ मतदाताओं के लिए व्यवस्था करने अत्यधिक कठिन होता। यह प्रक्रिया फिर जटिल और व्ययकारी दोनों प्रकार की होती। इसलिए हमारे यहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष पद्धति को अपनाया गया है। दूसरा, अप्रत्यक्ष पद्धति को अपनाने का दूसरा कारण है कि राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख है तथा मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है। यदि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता तो राष्ट्रपति भी प्रत्यक्ष निर्वाचन होने के कारण वास्तविक कार्यपालक की भूमिका निभा सकता था। अतः क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है, इसलिए उनके लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन का कोई औचित्य नहीं है और अप्रत्यक्ष निर्वाचन ही उचित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को सम्मिलित किया गया है। इन संसद के साथ साथ विधानसभा के सदस्यों को सम्मिलित करने के पीछे मुख्य कारण ये था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर ना हो और संघ के इस सर्वोच्च पद को संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हो, इसलिए विधानसभा के सदस्यों को भी संसद के सदस्यों के साथ सम्मिलित किया गया है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है और इसको अपनाने के पीछे मुख्य कारण ये था कि राष्ट्रपति बहुमत मतों की बजाय स्पष्ट बहुमत से निर्वाचित हो। इस पद्धति से छोटे छोटे राजनीतिक दलों की शक्ति का भी चुनाव में महत्व हो जाता है और राष्ट्रपति के चुनाव को बहुमत दल की स्वेच्छाचारिता से बचाया जा सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हमारे यहाँ जो ये पद्धति अपनाई गई है यह जटिल एवं पेचीदा है और इस आधार पर इसकी आलोचना भी की जाती है। दूसरा, इसकी आलोचना का एक आधार यह है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित एकल संक्रमणीय मत प्रणाली शब्दावली का प्रयोग उचित नहीं है, क्योंकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग बहुसदस्यीय निर्वाचन के लिए किया जाता है, लेकिन यह इसलिए ठीक है कि इस व्यवस्था में भी मतों का हस्तांतरण होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की आलोचना के होते भी हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यह चुनाव प्रणाली व्यवहार में सरल है और यह निर्वाचन प्रक्रिया संघीय सिद्धांत के अधिक अनुरूप है, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों को, विधानसभाओं को भी और संसद दोनों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस प्रकार हमारे संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया है।